नमस्ते बच्चों, मैं स्मृति सिंह आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल LB विथ SS पे, लर्न बायोलॉजी विथ स्मृति सिंह पे। आज मैं आपको समझाऊंगी कि मानव में निषेचन पश्चात घटनाएं कैसे होती है। जब निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है मानव में, तो उसके पश्चात क्या क्या घटनाएं होती है, आज मैं आपको वो पढ़ाने जा रही हूँ। मैं सारी चीज़ें यहाँ पे बोर्ड पे लिख रखी हूँ, आप इसको देखिए। निषेचन पश्चात घटनाओं में सबसे पहला निर्माण होता है युग्मनज का। युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज का निर्माण कैसे होता है, आपको पता है कि निषेचन की प्रक्रिया के दौरान ये चीज़ें होती हैं, जैसे मादा एवं नर युग्मक, मादा एवं नर युग्मक के निषेचन से जो एक आकृति बनकर तैयार होती है, जो एक कोशिका तैयार होती है, उस कोशिका को हम लोग युग्मनज कहते हैं। तो युग्मनज का निर्माण निषेचन के दौरान ही हो जाता है। निषेचन के पश्चात वो एक आकृति बनकर तैयार होती है, वो युग्मनज कहलाती है। तो युग्मनज ये चीज़ें हो गई, जो कि मादा युग्मक जो अगुणित कोशिका थी और नर युग्मक भी अगुणित कोशिका थी, दोनों के निषेचन के पश्चात जब ये कोशिका का निर्माण होता है तो ये कोशिका द्विगुणित होती है। अगुणित कोशिका कहने का अर्थ है कि इसमें जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो आधी होती है। इसमें नर में और मादा में दोनों के युग्मक में आधी आधी संख्या होती है। यानी मानव की बात हो रही है तो मानव में ये अगुणित संख्या 23 होगी और ये नर में जो है वो भी 23 होगी। तो मादा और नर दोनों के युग्मक के निषेचन के पश्चात ये जो संख्या है गुणसूत्र की, वो पूरी संख्या फिर बन जाती है, जिसको कि द्विगुणित कहते हैं। अगुणित युग्मक के निषेचन से जो एक आकृति तैयार होती है, जो द्विगुणित आकृति है, द्विगुणित एक कोशिका का निर्माण होता है, जो कि युग्मनज कहलाता है। मैं आपको आगे बताऊंगी कि विखंडन की प्रक्रिया कैसे होती है। युग्मनज के निर्माण के बाद जब पूर्ण रूप से संतति का निर्माण होना होता है तो उसके निर्माण में कोशिका का विभाजन होता है। कोशिका विभाजित कैसे होता है, ये सारी चीज़ें ही अगली प्रक्रिया होती है। कोशिका का विभाजन विखंडन कहलाता है यहाँ पे, जो कि आगे चल के फिर मोरूला का निर्माण, ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया कैसे होती है मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगी कि ये मोरूला या ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता कैसे है। ब्लास्टोसिस्ट के निर्माण के बाद युग्मनज से गर्भ निर्माण की प्रक्रिया मैं समझाऊंगी कि युग्मनज से गर्भ का निर्माण कैसे होता है। फिर गैस्ट्रुलेशन तथा जनन परतों का निर्माण भी मैं समझाऊंगी, जो कि ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन पश्चात घटनाओं की ही प्रक्रिया होती है। जब ये सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाती है तब अगला आता है प्रसव का। जब पूरी तरीके से ये जनन परतों का निर्माण हो जाता है, एक पूर्ण रूप से संतति का निर्माण हो जाता है, तब संतति के जन्म का समय ही प्रसव कहलाता है, जिसको पार्चुरेशन कहते हैं। पार्चुरेशन इंग्लिश में कहते हैं, प्रसव हिंदी में हो गया। ये प्रसव शब्द जो है वो जन्म के लिए होता है कि बच्चे के जन्म को प्रसव कहते हैं। जब प्रसव हो जाता है तो प्रसव के बाद एक और अवस्था आती है जो दुग्ध स्रवण यानी लैक्टेशन कहलाता है, जो कि बच्चे के जन्म के बाद उसके पोषण के लिए ये बहुत ज़रूरी प्रक्रिया है जो संपन्न होती है। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं आप देख रहे हो यहाँ पे लिखी हुई, ये सारी की सारी प्रक्रियाएं निषेचन पश्चात प्रक्रिया है, जो पूर्ण रूप से मानव में निषेचन पश्चात ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो मैं इसमें एक एक करके सारी चीज़ों को अभी मैं आपको समझाऊँगी। सबसे पहले मैं आपको विखंडन, मोरूला तथा ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण समझाऊंगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और मुझसे जुड़े रहिए। मैं इसको आगे सारी प्रक्रियाओं को आपको समझाती हूँ। विखंडन, मोरूला तथा ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण। विखंडन की प्रक्रिया होगी जिसके फलस्वरूप मोरूला का निर्माण होगा, उसके फलस्वरूप ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होगा। ये सारा मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझाऊंगी। ये कैसे विखंडन की प्रक्रिया से मोरूला बनता है, ये सारा आप इस डायग्राम के माध्यम से समझोगे। क्लीवेज यानी कि इसके अंदर जो कोशिका है उस कोशिका का विभाजन होना। सबसे पहले चीज़ आप इस डायग्राम को देखिए, इसमें क्या चीज़ बताया गया है कि जब ये युग्मनज का निर्माण होता है तो पहले जब युग्मनज निर्मित होता
होता है तुरंत ही जस्ट उसके तुरंत बाद आप देखोगे कि ये जो बाहरी परत होती है वो जोना पेलुसिडा कहलाता है। इसके भीतर जो मादा का युग्मक है वो रहता है जिसमें कि गुणसूत्र है, और ये नर का युग्मक जो इसके भीतर प्रवेश करता है वो भी इसमें पाया जाता है। तो दोनों चीज़ें रहती है और ये एक अंडाणु के भीतर ये दोनों चीज़ें हैं, इस वजह से इसका निर्माण हुआ है जिसको युग्मनज नाम दिया गया है। तो इसके अंदर जो तत्व पाए जाते हैं, जो एक तरल पदार्थ पाया जाता है उसको ऊप्लाज्म कहा जाता है, क्योंकि ऊ मीन्स अंड, ठीक है। तो ये अंडे के अंदर का तत्व है, इस वजह से इसको ऊप्लाज्म कहते हैं। और इसमें आपको 2 पोलर बॉडीज मिलेंगे जो कि एक सेंट्रियोल की तरह कार्य करता है। ये चीज़ें होती है अर्ली जाइगोट में, यानी जब युग्मनज का निर्माण हुआ होता है। फिर युग्मनज का निर्माण के बाद कुछ समय के बाद आपको दिखाई देगा कि इसमें जो मादा और नर गुणसूत्र है वो मादा नर गुणसूत्र में विभाजन होता है और दोनों विभाजित होकर के 2 अलग अलग कोशिकाओं में बट जाता है। तो जब दोनों कोशिकाएं बटती है तो ये जो प्रक्रिया चलती है ये एक कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है। तो इसमें गुणसूत्र की संख्या अलग अलग होती है, जिसमें कि इस सेंट्रियोल से, जिसे तारक केंद्र कहते हैं, उस तारक केंद्र से ये स्पिंडल का निर्माण होता है और स्पिंडल की मदद से ये गुणसूत्र की संख्या इस तरीके से बढ़ती है और एक कोशिका अंदर से बट करके ऐसे 2 कोशिकाओं में बट जाती है। इसे 2 सेल स्टेज कहते हैं। जब इस युग्मनज के अंदर विभाजन होकर के सबसे पहले एक कोशिका 2 में बटती है तो वो 2 सेल स्टेज कहलाती है, और अंदर में जो ये कोशिकाएं होती है इसे कहते हैं ब्लास्टोमेयर्स। ओके, ये ब्लास्टोमेयर कहलाता है। फिर कुछ ही समय के बाद आप देखोगे कि ये जो चीज़ें होती है अंदर 2 से फिर 4 कोशिका बन जाती है। 2 कोशिकाओं में फिर से विभाजन होगा और 1 से 2 और दूसरे से 2, यानी 4 कोशिका में ये विभाजित हो जाता है। ये 4 ब्लास्टोमेयर्स यहाँ बनकर तैयार होता है, इसे 4 सेल स्टेज कहते हैं। इसके पश्चात आप देखोगे कि यहाँ पे आपको 8 सेल स्टेज मिलेगा, मीन्स वही 4 कोशिका फिर विभाजित होती है और हर कोशिका से 2-2 कोशिका बनती है, तो यहाँ पर 8 कोशिकाएं बनकर तैयार होती है। उसके बाद ये 8 कोशिका फिर 16 कोशिकाओं में बढ़ती है, जिसे अर्ली मोरूला नाम दिया गया है। और आपको मैं शुरू में ही बताई कि विखंडन से मोरूला का निर्माण, तो ये जितनी प्रक्रियाएं आप देख रहे हो यहाँ पे सब विखंडन हो रहा है और विखंडन के बाद इस तरीके से मोरूला का निर्माण हुआ, जो कि एक 8 कोशिकीय है। इसमें 8 कोशिकाओं में वे विभाजित हुआ है, ये अर्ली मोरूला कहते हैं। फिर ये मोरूला थोड़ा सा मैच्योर होता है, थोड़ा सा परिपक्व होता है। उसके पश्चात फिर इसमें से ब्लास्टोमेयर का निर्माण होता है। ये ब्लास्टोसिस्ट अवस्था बनती है। ब्लास्टोसिस्ट की अवस्था में ये कोशिकाएं और विभाजित करती चली जाती है। फिर ये सारी कोशिकाएं एक सही मायने में सब अरेंज होती है अच्छे तरीके से कोशिका के अंदर। इस प्रक्रिया में इस तरीके से वो सजकर तैयार होती है। तो इसके अंदर जितनी कोशिकाएं हैं सब इस तरह से सजती है। तो बाहर की कोशिकाएं आप देखिए ऐसी बनी हुई है, इसे बोलते हैं आउटर लेयर ऑफ सेल्स। मतलब ये जो कोशिकाएं होती है ये बाहरी कोशिकाएं हैं जो सजी है, और अंदर में भी कुछ कोशिकाएं हैं जो कि इनर मास कहलाता है। ओके, समझ रहे हो ये चीज़ें क्या होती है? ये बाहर की कोशिकाएं हैं जिसे आउटर सेल बोलते हैं, ये आउटर लेयर ऑफ सेल्स है। और इसके अंदर जो कोशिकाएं हैं उसे इनर मास कहते हैं। वो भी कोशिका ही है पर उसे इनर मास कहा जाता है। और ये बाहरी परत जोना पेलुसिडा का आप देख ही रहे हो, ये है। फिर यही थोड़ा सा और परिपक्व हो करके, थोड़ा सा और ये मैच्योर हो करके कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा। और ये सारी कोशिकाएं जो बाहर की तरफ होती है वो सारी कोशिकाएं यहाँ पर, उसको ट्रोपोब्लास्ट नाम दिया गया, उसे कहते हैं ट्रोपोब्लास्ट। ट्रोपोब्लास्ट वो बाहरी परत होती है। और ये वाली जो चीज़ें हैं आपको कई बार परीक्षा में पूछी जाती है और इन चीज़ों के बारे में। तो ये जो बाहरी परत होती है उसे बाहरी कोशिका जो परत सजी होती है उस लेयर को, उस परत को ट्रोपोब्लास्ट नाम दिया गया है। और अंदर जो ये चीज़ें हैं इसे इनर मास बोलते हैं, जो कि ये इनर मास इस तरीके से जा कर के सजती है।
और ये वाली कुछ जगह खाली रह जाती है कोशिका से और कुछ तरल पदार्थों से ये भरी रहती है। इसमें कोशिकाएं नहीं होती पर कुछ तरल पदार्थ पाई जाती है। तो इन जो तरल पदार्थ में चीज़ें रहती है इस जगह को ब्लास्टोसिल कहते हैं, क्योंकि ये ब्लास्टोसिस्ट के अंदर एक कैविटी कहने का मतलब एक गुहा है, खाली जगह है, इसलिए इसको ब्लास्टोसिल नाम दिया गया है। COEL सिल का मतलब ही होता है कैविटी मीन्स गुहा, खाली जगह। तो इसका अर्थ हो गया कि ये ब्लास्टोसिस्ट के अंदर ये खाली जगह, इस वजह से इसका नाम ब्लास्टोसिल पड़ा। ये इसमें कुछ फ्लूइड यानी कि कुछ तरल पदार्थ भरे हुए होते हैं। यही वो अवस्था है, ये दोनों ये ब्लास्टोसिस्ट की अवस्था है, लेकिन ये परिपक्व होने के बाद कुछ ऐसा आता है। तो ये वाली जो ब्लास्टोसिस्ट की अवस्था होती है यही अवस्था है जो कि मादा के गर्भ के भीतरी दीवार पे जा कर के ये चिपकता है। इसको बनने में ये जो आप देख रहे हो ये जायगोट युग्मनज, इस युग्मनज से ये क्लीवेज की प्रक्रिया होकर, विखंडन की प्रक्रिया हो करके ये ब्लास्टोसिस्ट तक बनने की प्रक्रिया में कम से कम 1 सप्ताह का वक्त लगता है। और यह प्रक्रिया मादा के अंडवाहिनी में हो रहा होता है, क्योंकि युग्मनज का निर्माण इनफंडिबुलम के जगह पर हुई है, जो कि एक अंडवाहिनी का भाग है। अंडवाहिनी में एक इनफंडिबुलम जगह होता है, उस जगह पर इसका निर्माण हुआ है। वो मैं निषेचन के प्रक्रिया में मैं समझा चुकी हूँ आपको। तो आपने अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाकर आप देखिए, फिर आपको समझ आ जाएगा कि निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है। तो अंडवाहिनी में निषेचन की प्रक्रिया होती है और युग्मनज का निर्माण वहीं हो जाता है और इसे और वहीं से क्लीवेज विखंडन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाती है। विखंडन की प्रक्रिया वहाँ से शुरुआत होती है, फिर उसे गर्भ तक पहुँचते पहुँचते कुछ 1 सप्ताह लगता है। उसी दौरान ये युग्मनज से ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण हो जाता है। जब वो अंडवाहिनी से गर्भ की तरफ आ रहा होता है उस वक्त ही इसका ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण हो चुका होता है और इसमें कम से कम युग्मनज के निर्माण के बाद 1 सप्ताह का वक्त लगता है। 1 सप्ताह के बाद ये ब्लास्टोसिस्ट जो है गर्भ के भीतरी दीवार पे, जो गर्भाशय है मादा का, उसकी भीतरी दीवार पे, जिसको एंडोमेटेरियम बोलते हैं, जो एंडोमेटेरियम के ऊपर कुछ रक्त के थक्के बनते हैं अंडाणुजनन के दौरान, उस पे जा कर के ये चिपकता है। तो ये जो चिपकने की प्रक्रिया होती है, ये ब्लास्टोसिस्ट के चिपकने की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को इम्प्लांटेशन, आरोपण कहते हैं। ये चीज़ें भी आपकी परीक्षा में कई बार पूछी जाती है कि इम्प्लांटेशन से आप क्या समझते हो, आरोपण से आप क्या समझते हो। तो ये चीज़ें आपको बतानी होती है कि जो ब्लास्टोसिस्ट की अवस्था होती है वो अवस्था जब गर्भाशय की भीतरी सतह से सटती है तो उसे हम लोग कहते हैं इम्प्लांटेशन, आरोपण। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी वीडियोस मैं इसके आगे बनाऊंगी। इसके आगे जो भी और अवस्थाएं हैं वो सारी चीज़ें मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही, बाय।